अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काटल टेलीविजन में खुश आमदीद। सन 1595 का एक दिन सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज पर है। ये वो दिन है जब उस वक्त की सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सोम के इंतकाल पर उनके बेटे महमद को मिल चुका है, जो अब सुल्तान महमद सोम हैं। लेकिन उस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तंबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद सोम के बायूम के थे, जिन्हें सल्तनत में उस वक्त राइज बायूम के कत्ल की शाही रिवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला गोंद कर हलाक कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर मुबनी किताब लॉर्ड्स ऑफ दी होराइजन्स गरीब एक सिंध मशरक और मगरिब के आका में मुसन्निफ जैसन गिडोन ने तारीख के मुख्तलिफ ज़राया के हवाले से शहजादों की हिलाकत की रोदात बयान करते हुए लिखा है कि शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। उनमें से उमर में सबसे बड़े शहजादे ने जो खूबसूरत और सेहतमंद जिस्मत का मालिक था इल्तिजा की मेरे आका मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी जिंदगी उस तरह मत खत्म करो। गम से नडाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज न बोला। जैसन उस दिन का जिक्र जारी रखते हुए लिखते हैं कि गिलियन में ये जनाजे जाते हुए देखकर इस्तंबुल के शहरियों के दिल हल गए थे। मूर्ख लेस्ली पी पेयर्स ने अपनी किताब अंपीरियल हरम विमन एंड सुरिंटी उन दी ओटोमन अंपायर करियो एक्सिंट में उस जमाने में तैयार की गई एक रिपोर्ट का हवाला दिया है कि सुल्तान मुराद सोम के जनाजे के एक रोज बाद ही उनके 19 शहजादों के जनाजों के मौके पर इस्तंबुल के शहरियों की दोगुनी तादाद बाहर आई थी और हर आंख अश्कुबार थी। गरियो एक्सिंट 9 शहजादों की हिलाक 1595 से 21 बरस पीछे जाएं तो मालूम होगा कि सुल्तान महमद सोइम के वालिद सुल्तान मुराद सोइम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नींद था और उन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11 बिन सुल्तान सलीम दोइम का सन 1574 में 50 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उस साल सल्तनत उस्मानिया ने शुमाली अफ्रीका में तेवंस भी फतह कर लिया था। सल्तनत की बागडोर उनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोइम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और उनकी जानशनी को बेज़ाहिर किसी से खतरा नहीं था। लेकिन फिर भी फनकल लिखती हैं, इन्होंने अपनी तख्त निशानी पर अपने सब भाई मरवा दिए और चन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम दोम के पहलू में दफन किया गया। मूर्ख कैरोलाइन फनकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी एक 3 सफर से 1923 में सुल्तान सलीम दोम के यहूदी तबीब डोमिनिको हेरोसोलिमेतानो के हवाले से शहजादों की हिलाकत का मंजर कुछ यूं बयान किया। लेकिन सुल्तान मुराद ने, जो बहुत रहम दिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, 18 घंटे इंतजार किया। उस दौरान वो तख्त पर बैठे और न ही शहर में अपनी आमद का ऐलान किया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीकों पर गौर करते रहे। सल्तनत उस्मानिया के कानून की खिलाफ वर्जी के डर से इन्होंने रोते हुए अपने खास तौर पर उस काम के लिए तैयार किए गए गोंगे बहरे एहलकारों को शहजादों का गला गोंद कर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और उस काम के लिए उन एहलकारों के इंचार्ज को अपने हाथों से 9 रुमाल दिए। मुराद और महमद के भाइयों की छोटी छोटी खबरें बताती हैं कि सल्तनत में उस अफरा-तफरी से बचने की क्या कीमत अदा की गई जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्त निशानी के वक्त पैदा होती थी। भाइयों के कत्ल गरियो एक्सिंट के कानून का पस मंजर किया था। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की उन हिलाकतों के काबिल जिक्र बात यह है कि ये शहजादों का मारे जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि उनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या रिवायत के तहत उन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया उसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान महमद दोम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने सन 14 में अपनी मौत से चंद बरस कबल हदायत दी थी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता था। फनकल ने लिखा है कि सुल्तान महमद दोम ने अपना जानशीन नामज़द नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल कबल जानशीनी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मारने की बाकायदा इजाज़त दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा, अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक कर देता है। तुर्की में तारीख और कानून के एक उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बोरा अकंजे ने उस रिवायत के बारे में अपने एक मजमून में लिखा कि सुल्तान महमद दोम के अपने अल्फाज में यह कानून निज़ाम आलम गरियो एक्सिंट की बेहतरी के लिए बनाया गया था और सुल्तान के मुताबिक इल्मा की अक्सरियत उसके हक में है, इसलिए उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। डॉक्टर अकरम का ये मजमून तुर्की के अखबार रोजनामा सुबह की वेबसाइट पर शाया हुआ था। डॉक्टर अकंजे लिखते हैं, बेशक भाइयों के कत्ल का कानून उस्मानवी तारीख के सबसे मुतनाज़ा मौज़ूआत में से एक है। सल्तनत की तारीख में कई बार उस तरह के वाक़यात हुए जिनमें से ज्यादातर को जायज़ समझा गया, लेकिन कुछ हलाकतें कत्ल ऐसे भी हुए जिन्हें गलत समझा गया और तनकीद की गई। इन्होंने मजीद लिखा कि किसी शहजादे के मारे जाने के लिए उसका कुछ गलत करना जरूरी नहीं था और कई बार सिर्फ उस खतरे की बुनियाद पर हिलाकत को जायज़ समझा गया कि वो शहजादे मुस्तक़बिल में बगावत कर सकते हैं। लेकिन सुल्तान महमद दोम ने उस कानून की ज़रूरत क्यों महसूस की, उसको समझने के लिए हम एक वाक़े की मदद ले सकते हैं।
उसके लिए हमें उस्मानवी सल्तनत की तारीख में तकरीबन 70 बरस मजीद पीछे जाना होगा, जब जुलाई 1402 में इनकरा के करीब उस्मानवी हुक्मरान सुल्तान बिज़ैद और सुल्तान तैमूर लंग के दरमियान एक बड़ी जंग हुई। तैमूर लंग और सल्तनत उस्मानिया। कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि तैमूर लंग जब अपने घर से जंगी मुहिम्मत पर रवाना हुए तो उसके 30 बरस के बाद वो चीन और ईरान से होते हुए अनातोलिया में उस्मानवी सुल्तानों के इलाके तक पहुंचे। फंकल कहती हैं कि तैमूर लंग अपने आप को चंगेज खान का वारस समझते थे और इसी बुनियाद पर उनके ख्याल में अनातोलिया सल्जोक मंगोल इलाकों पर उनका हक था। इन्होंने अनातोलिया की मुख्तलिफ रियासतों, जो उस वक्त तक उस्मानी सुल्तानों के जेर असर नहीं आई थीं, के दरमियान अख्तलाफात का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन उस्मानवी सुल्तान बायज़ीद की नज़र भी उन्हें रियासतों पर थी। उसका नतीजा फंकल बताते हैं ये निकला कि तैमूर लंग और बायज़ीद की फौजें 28 जुलाई 1402 को इनकरा के करीब आमने सामने आ गईं। उस जंग में सुल्तान बिज़ैद को शिकस्त हुई और वो उसके बाद ज्यादा देर जिंदा नहीं रहे। उनकी हिलाक कैसे हुई, उसके बारे में फंकल कहते हैं कि कई आरा हैं, लेकिन आज के मौजू के हवाले से अहम बात यह है कि सल्तनत उस्मानिया एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। अगले 20 बरस तक सल्तनत उस्मानिया को खाना जंगी की वजह से शदीद तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अकंजे लिखते हैं कि बायज़ीद अव्वल के चारों बेटों के अपने अपने हजारों हामी थे और वो बरसों तक आपस में लड़ते रहे। खाना जंगी के आखिर में सुल्तान का सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अव्वल अपने भाइयों को शिकस्त देकर 1413 में सल्तनत उस्मानिया का वाहिद वारिस बना। सुल्तान मोहम्मद अव्वल को सल्तनत उस्मानिया को अपने वालिद सुल्तान बायज़ीद की दौर में जो हदूद तीन उन तक बहाल करने के लिए मजीद कई साल जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी दौरान नए सुल्तान और तैमूर लंग, जो विफात पा चुके थे, कि बेटे शाहरुख के दरमियान खतों के जरिए एक दिलचस्प मकालमा हवा जो हमारे आज के मौजू पर रोशनी डालता है। कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि 1416 में शाहरुख ने सुल्तान मोहम्मद अव्वल को खत लिखा और अपने भाइयों को हलाक करने पर एहतजाज किया तो उस्मानवी सुल्तान का जवाब था कि एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते। हमारे दुश्मन जिन्हों ने हमें गिरा हवा है हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सुल्तान बायज़ीद खुद अपने भाई को हलाक करवाने के बाद तख्त पर बैठे थे। सन 13वां में सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल सरबया के खिलाफ जंग के दौरान हलाक हो गए। उस मौके पर शहजादे बायज़ीद ने अपने भाई को मरवा कर सल्तनत का इंतजाम संभाल लिया था। फंकल लिखती हैं कि शहजादे बायज़ीद के हाथों उनके भाई शहजादा याकूब का कत्ल उस्मानी खानदान में भाई का पहला कत्ल है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। ताहम इन्होंने मजीद लिखा कि ये वासनीन की यह कत्ल वही मैदान जंग में अपने वालिद की हिलाकत की इत्तला मिलते ही इन्होंने करवा दिया था या चंद माह बाद किया गया। ताहम उस्मानी ये जंग जीत गए थे और सरबया उनकी ताबा रियासत बन गई थी। भाइयों को हलाक करने की रिवायत और तरकुन की जानशनी के असूल। तरकुन में जानशनी की रिवायत के बारे में जसन गिरोन अपनी किताब मगरिब और मशरक के आका में लिखते हैं कि इब्तिदा में उस्मानी सल्तनत में अक़दार खानदान का मसला होता था जिसमें भाई, चचा, कज़न और कई बार खातून रस्तादार भी किसी हद तक हिस्सादार होते थे। ये सूरतहाल दुनिया की उन सल्तनतों से मुख्तलिफ थी जहां अक़दार पर सिर्फ बड़े बेटे का हक होता है। लेस्ली पेयर्स लिखती हैं कि उस्मानवी सुल्तान सदियों में अपनी एक रिवायत शायद नहीं बदल सके। वो लिखती हैं, उस्मानवी खानदान अपने तर्ज हुक्मरानी का एक असूल मुकम्मल तौर पर कभी तर्क नहीं कर सका, जिसके तहत हर शहजादा तख्त पर बैठने का अहल जरूर होता था चाहे उस बात का हकीकत में इम्कान कितना ही कम क्यों न हो। सुल्तान मुराद और उनके बेटे मोहम्मद की तरफ से अपने भाइयों को हलाक करवाना ये साबित करता है कि यूरोप का कानून जिसके तहत वरासत मुकम्मल तौर पर सबसे बड़े बेटे को मुंतकिल होती है और जहां छोटे भाई बड़े भाई के लिए खतरा नहीं होते, तरकुन की उस सोच की जगह नहीं ले सका जिसके तहत हर बेटा अपने खानदान की हुकूमत का वारिस होता है। उस सूरतहाल में किसी भाई का सुल्तान के खिलाफ बगावत या साजिश करना जरूरी नहीं था बल्कि ये भी मुमकिन था कि सल्तनत के ताकतवर हल्के सुल्तान से नाखुश होकर किसी भी दूसरे शहजादे को सुल्तान बनाने की कोशिश में लग जाते। डॉक्टर अकरम अकंजे ने अपने मजमून में ऑस्ट्रिया के एक सफीर ओगेर गसलन दी बसबीक के तासरात का जिक्र किया जो सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौर में वहां मौजूद थे। उस्मानवी सुल्तान का बेटा होना कोई खुश नसीबी नहीं है क्योंकि उनमें से एक जब सुल्तान बन जाता है तो बाकियों के लिए मौत का इंतजार ही रह जाता है। अगर सुल्तान की बाई जिंदा हों तो फौज के सुल्तान से तकाजे ही खत्म नहीं होते और सुल्तान अगर उनकी बात नहीं मानता तो वो कह देते हैं खुदा तुम्हारे भाई को सलामत रखे, जिसका मतलब ये बताना होता है कि वो इसे भी तख्त पर बता सकते हैं। हलाक करवाने की रिवायत गैर मकबूल होती जा रही थी। शुरू में उस रिवायत को अक़दार की वहदानियत बरकरार रखने के लिए बर्दाश्त किया गया ताकि हुक्मरान को किसी चैलेंज का सामना न करना पड़े। इन्होंने मजीद लिखा कि इब्तिदा में जब सल्तनत उस्मानिया फैल रही थी और सुल्तान खुद तवील अरसे के लिए दारुल हुकूमत से दूर मुहिम्मत पर जाते थे, लोगों को उस वक्त ये रिवायत ठीक लगती होगी लेकिन सुल्तान सुलेमान के दौर के बाद कम उम्र लड़के और बच्चे जो अभी गोद में थे उस रिवायत का निशाना बने और अक्सर ऐसे सुल्तानों को बचाने के लिए जो बहुत कम दारुल हुकूमत से बाहर जाते थे।
सन 1574 तक तो इस्तांबुल के अवाम ने शहजादों की हिलाकत का ये ड्रामा अपने सामने देखा ही नहीं था। मोर्ख पेयर्स लिखती हैं, किसी नए सुल्तान के सब भाइयों का एक साथ मारे जाना और महल से एक साथ जनाजों का निकलना, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटे थे, देखकर लोगों को लगा होगा कि ये सब पुराने जमाने के लिए था। इन्होंने अपनी किताब में भाइयों को हलाक करवाने की उस रिवायत का जिक्र करते हुए उसके खात्मे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से बात की है। मोहम्मद सोम के बाद सुल्तान अहमद अव्वल तख्त नशीन हुए, लेकिन इन्होंने अपने भाई को दबाव के बावजूद हलाक नहीं करवाया, लेकिन ये रिवायत उस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तारीख से मालूम होता है कि सुल्तान अहमद अव्वल के 7 बेटों में से 4 उनके तख्त पर बैठने वाले 2 बेटों सुल्तान उस्मान दोम और सुल्तान मुराद चहराम के हुक्म पर मारे गए। डॉक्टर अकरम ने लिखा कि जब सुल्तान अहमद अव्वल का इंतकाल हुआ तो उनकी जगह उनका भाई तख्त नशीन हुआ, हालांकि उनके बेटे मौजूद थे। ये पहला मौका था कि एक सुल्तान की मौत के बाद उनकी जगह उनके भाई ने ली।